हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के प्री के जीके पीवाईक्यू का सलूशन। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 9 सितंबर के शिफ्ट 1 से। और ये जो है आपके मेंस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का ही पार्ट होगा, क्योंकि मैं अलग से क्वेश्चंस लेके आती, इससे अच्छा है कि मैं प्री के क्वेश्चंस को ही आपको डिटेल में सलूशन करा दूँ, जिससे कि आपको मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। प्री के एग्ज़ाम में और मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट वहाँ पे ऑप्शन थोड़े टफ सेट किए जा सकते हैं या फिर वही चीज़ काफ़ी डिटेल में पूछी जा सकती है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी बोलती हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को खोजना, फिर उसके बाद उसको टाइप करना, तो ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं अकेले करती हूँ ये सारी चीज़ें, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे करूँ, तो इसलिए मैं हिंदी अच्छे से यूज़ करती हूँ। इस क्लास को करने से पहले आपको जो मैंने 2022 के टीयर 2 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन कराया है 2 मार्च वाला, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा। क्योंकि जो भी मेंस के पेपर हुए थे 2022 में 4 शिफ्टों में वो, और 2023 में जो एक शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका भी जीके पीवाईक्यू सलूशन आएगा। तो इसमें से मैंने एक क्लास अभी बनाई है और ये सारा मेंस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट है, तो आप उसको भी देखिएगा तब इसको देखिएगा, ताकि आपका जो कनेक्शन है ना क्वेश्चंस और आंसर्स का वो बना रहे। क्योंकि हम जो चीज़ एक बार कवर कर लेंगे वो दोबारा उसको बार बार उतने डिटेल में कवर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे 36 शिफ्ट में हुआ था सीजीएल प्री का जो एग्ज़ाम है, तो उसको कराना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर हम बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो पहले आप वो मेंस वाला जो सलूशन कराया है मैंने वो देख के फिर इसको देखिएगा। बाकी के जो क्लासेस बची हैं मेंस के जीके पीवाईक्यू सलूशन में, वो भी जल्दी ही आएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अथर्ड द प्ले नील दर्पण। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो प्ले है यानी कि नाटक है नील दर्पण, इसको किसने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। अब बुक्स एंड अथर्स के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन हमने देखे थे पिछले वीडियो में। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि नील दर्पण में किसके बारे में लिखा हुआ है। तो इंडिगो फार्मर्स जो थे उनके जो प्लाइट है यानी उनका जो दुख है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, इसमें दिखाया गया है। अगर आपसे पूछे कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ कब था, तो ये 1859 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है मृक्षकटिकम किसने लिखा है। अगर आपसे ये पूछे तो आप आंसर मार्क करेंगे शूद्रक ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है मत्त विलास प्रहसन, इसको लिखा था महेंद्र वर्मन ने। तो ये दोनों बुक्स जो है वहाँ पे मैंने बताया नहीं था, तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वॉन बाई लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड लता मंगेशकर जी ने जीता था 2001 में। ये क्वेश्चन इतना फेमस है ना कि इसको MTS 2023 में पूछा गया था, CHSL 2023 में पूछा गया था, CGL 2023 में भी पूछा गया था, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इनको मिला था भारत रत्न ईयर 2001 में। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न 2001 में इनके साथ किसी और को भी मिला था, तो किसको मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बिस्मिल्लाह खान, शहनाई मास्ट्रो। इनको भी 2001 में ही भारत रत्न मिला था। और जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो रेड फोर्ट पे इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। अगर आपसे पूछे कि 1999 में किसको मिला था, तो पंडित रविशंकर को, जो कि सितार प्लेयर थे, उनको मिला था भारत रत्न। अब यहाँ पे भारत रत्न के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहला यहाँ पे है कि भारत रत्न अगर आपसे पूछे कि स्टार्ट कब हुआ था, क्योंकि अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ था। और जब पहली बार भारत रत्न का ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, तो 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? C राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन एंड CV रमन। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि CV रमन जी को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे है MS सुब्बुलक्ष्मी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में जब हम PYQ सीरीज़ कर रहे थे 2023 वाली, वहाँ पे भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था।
अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट आर्टिस्ट जिसको कि भारत रत्न मिला था वो कौन थी, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को ही पहले मिला था भारत रत्न 1998 में। ये ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस नाम आप याद रखिएगा। इनको कहा जाता था क्वीन ऑफ सॉन्ग्स। अब यहाँ से एक चीज़ आप ये भी याद रख सकते हैं कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये पहली म्यूजिशियन थी जो कि इन्होंने परफॉर्म किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब कोई भी भारत रत्न दिया जाता है किसी ईयर में, तो केवल और केवल 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इस बार यानी 2024 में तो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो ऐसा जो है 2 बार इस रूल को वायलेट किया गया था, यानी कि 1999 में एंड अब जो हुआ है यानी कि 2024 में 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जबकि नियम ये है कि 1 साल में केवल 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंदिरा गांधी को अगर पूछे कि कब मिला था भारत रत्न, तो ये पहली विमेन थी जिनको कि भारत रत्न मिला था, तो इनको मिला था 1971 में। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे जिनको कि भारत रत्न मिला था, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। और कब मिला था ये ईयर भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, 2014 में इनको दिया गया था। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सब एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न, यानी कि वो नॉन इंडियंस कौन थे जिनको कि भारत रत्न मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला, इनको भी मिला था, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था SSC सीजीएल में ही एक बार कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था। इनको दिया गया था भारत रत्न 2009 में। अगर आपसे पूछे कि ये किस घराना से बिलोंग करते थे, तो ये किराना घराना से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला था भारत रत्न, तो 2015 में। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी, इनको कब मिला था भारत रत्न, 2019 में। और ये जो भूपेन हजारिका हैं ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था MTS 2023 में ही। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो असम से, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कर्नम मल्लेश्वरी पहली विमेन थी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिसीव किया था 1999 में। पहली इंडियन विमेन थी जिन्होंने कोई मेडल जीता था ओलंपिक्स में इन दी ईयर 2000। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। अगला आप याद रखेंगे कि दीपा कर्माकर अगर आपसे पूछे तो इन्होंने जो है रियो 2016 में ये फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट बनी थी जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया था। ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था 1999 में और ये सितार प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बेसिसिटी का कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी है, उसके बाद उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, तो ऐसे आपको ऑर्डर में इसको लगाना है। यहाँ पे आपसे बेसिसिटी पूछा है और ये सारी चीज़ें ना 11th 12th से रिलेटेड होती हैं, तो आगे जाते जाते ना थोड़ा सा चीज़ें भूल जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे, ट्रिक या फिर ऑब्जर्वेशन आप इसको कह लीजिए। अगर आप इसको याद रखेंगे तो बेसिसिटी वाले क्वेश्चन ना आप चुटकियों में कर पाएंगे। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारे बच्चे ना पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स में अगर आएगा तो सोचिए अगर आपको पता होगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेसिसिटी किसी भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एलिमेंट अटैच्ड टू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से जो एलिमेंट जुड़ा है उसका साइज कितना है उसी के आधार पर आप बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी फाउंड करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँ, फिर आप खुद इसका आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एलिमेंट का जो साइज़ होता है ना वो घटता जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट का साइज़ बढ़ता जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम
उसके बाद एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस। तो ऐसे जो है एलिमेंट हमारा चलता है ये वाला। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें जो एलिमेंट का साइज़ है वो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एलिमेंट का साइज़ घटता जाता है, यानी कि इसके एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा तो इसका उससे थोड़ा सा छोटा होगा साइज़, इसका इससे भी छोटा होगा, इसका इससे भी छोटा होगा, इसका इससे भी छोटा होगा। तो इसका ये मतलब होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे एलिमेंट का साइज़ जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो घटता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, यानी कि मैं अगर लिथियम से एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले लिथियम है, उसके नीचे आता है सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, उसके बाद सीजियम आता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर आप टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एलिमेंट का साइज़ बढ़ता है, यानी कि इस एलिमेंट का साइज़ अगर इतना है तो इसका इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका उससे भी ज़्यादा होगा, इसका उससे ज़्यादा होगा, इसका उससे भी ज़्यादा होगा। तो बस अगर आपको ये याद है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है तो आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है कि सबसे पहले यहाँ पे आता है सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन यहाँ पे सिलिकॉन। तो अगर इसके हाइड्रोक्साइड की बात करें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे बड़ा जिस एलिमेंट का साइज़ होगा उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप मुझे बताइए कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे एलिमेंट का साइज़ कम होता है, यानी कि इसका साइज़ तो बहुत कम होगा, और बड़ा किसका होगा, सोडियम का। इसका मतलब ये वाला जो O है ना, आप देखेंगे इसके साथ में सोडियम अटैच्ड है, तो सोडियम का जो एलिमेंट का साइज़ होगा ना वो बड़ा होगा, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होगी। सेम अगर आप एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में देखेंगे तो एल्यूमिनियम से बड़ा एलिमेंट साइज मैग्नीशियम का होगा, तो इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होगी। सेम केस यही होगा एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन में भी, कि सिलिकॉन के एलिमेंट का साइज़ छोटा होगा, एल्यूमिनियम का साइज़ जो है एलिमेंट का इससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी इस वाले से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा बेसिसिटी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देन उसके बाद होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, देन उसके बाद होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा यहाँ पर सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी। अगर इसके आगे भी और सारे एलिमेंट ये देंगे तो आप उसको भी आंसर मार्क कर सकते हैं। सिलिकॉन से कम बेसिसिटी होगा फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड का, उसके बाद आता है सल्फर। तो ऐसे आप जो है आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने ना लेफ़्ट टू राइट वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल का टॉप टू बॉटम वाला दिया है। इन्होंने लिखा है लिथियम से, सबसे पहले लिथियम, उसके नीचे आता है सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम। तो टॉप टू बॉटम जाने पे एलिमेंट का साइज सबसे ज़्यादा किसका होता है, सीजियम का। इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम का जो एलिमेंट का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले सीजियम कहाँ पर है, फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। सबसे पहले सीजियम हाइड्रोक्साइड आएगा, देन उससे कम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, देन उससे कम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर उससे भी कम होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। अगर एग्ज़ाम में आता है तो अब आप डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। ये वाला ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट या फिर ऑब्जर्वेशन आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 1867 में प्रार्थना समाज मुंबई में किसने स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग जी ने स्थापित किया था। आपको सिर्फ इतना याद नहीं रखना कि प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था, आपको ये भी याद रखना है कि मुंबई में फाउंड किया था इन्होंने और 1867 में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा था एक बार। अब यहाँ से आपको जो भी समाज था ना इम्पॉर्टेंट वाला, वो सब मैंने एक जगह कंपाइल किया है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है कलकत्ता वाला, यानी कि वहाँ पे जो भी सभा या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे, तो इससे आपको ना जगह का नाम आसानी से याद हो जाएगा।
क्योंकि प्लेस का नाम भी स्पेशली पूछता है एग्जाम में। पहला आप याद रखेंगे कि आत्मीय सभा 1815 में बना था। वैसे इसका ईयर तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसको फॉर्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यंग बंगाल मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसको स्टार्ट किया था 1826 में। नेक्स्ट यहाँ पे है धर्म सभा, इसको 1830 में फॉर्म किया था राधाकांत देव ने, और ये यूपी पीसीएस या यूपी पुलिस ऐसे किसी एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे है तत्वबोधिनी सभा, और इसको फॉर्म किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में ही। 1839 में इन्होंने इसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी बॉम्बे में समाज वगैरह बना था ना, उसको यहाँ से आप याद करेंगे। यहाँ पे आपको ये सब जो दिख रहा है ये सब बॉम्बे में ही फॉर्म हुआ था। पहला यहाँ पे है परमहंस मंडली, इसको दादोबा पांडुरंग ने फॉर्म किया था 1849 में। नेक्स्ट यहाँ पे है रहनुमाई मजदासियन सभा, इसको दादा भाई नौरोजी ने फॉर्म किया था 1851 में, और ये पारसी कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्य समाज, इसको फॉर्म किया था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और अगर आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर कहते थे उनको। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर आपसे पूछे तो इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म किया था 1905 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का ही। अगला है यहाँ पर सोशल सर्विस लीग, अगर आपसे पूछे किसने फॉर्म किया था, इसको फॉर्म किया था एनएम जोशी यानी कि नारायण मल्हर जोशी जी ने। कब फॉर्म किया था? 1911 में। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, इसको फॉर्म किया था एमजी रानाडे ने, और ये सारा जो है बॉम्बे में फॉर्म हुआ था। अगला यहाँ पे है थियोसोफिकल सोसाइटी, अगर ये आपसे पूछे तो 1875 में इसको फॉर्म किया गया था। एचपी ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट ने इसको फॉर्म किया था न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट यहाँ पे है रामकृष्ण मिशन, इसको फॉर्म किया था स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर में 1897 में। नेक्स्ट यहाँ पे है पुणे सेवा सदन, इसको फॉर्म किया था रमाबाई रानाडे एंड जीके देवधर ने 1909 में। तो जो एमजी रानाडे थे उन्हीं की वाइफ थी रमाबाई रानाडे। अगला है यहाँ पर सेवा समिति, इसको फॉर्म किया था एचएन कुंजरू ने इलाहाबाद में 1914 में। अगला यहाँ पे है ब्रह्मो समाज, जो कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया था 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने, याद रखेंगे ये भी। अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन रॉय की कौन सी बुक्स हैं, तो वो है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एंड परसेप्ट ऑफ जीसस, दोनों पूछा है सीजीएल में। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे इन्होंने डेविड हारे को सपोर्ट किया था, एक बार ये किसी स्टेटमेंट में पूछा था। यहाँ से ये भी आप याद रखेंगे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन रॉय जी ने ही की थी। अगला यहाँ पे है सत्य शोधक समाज, इसको ना इंग्लिश में ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी कहते हैं। तो अभी जो CHSL 2024 का पेपर हुआ था ना जुलाई में, वहाँ पे ये पूछा हुआ था कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी किसने फॉर्म की थी या कब फॉर्म हुई थी, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ना समझना है कि सत्य शोधक समाज को ही कहते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी इंग्लिश में। इसको फॉर्म किया गया था 1873 में ज्योतिराव फुले जी के द्वारा। इनकी बुक आप याद रखेंगे सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। गुलामगिरी में इन्होंने कास्ट के क्रिटिसिज्म के बारे में बताया है, और ये भी पूछा हुआ है एग्ज़ाम में अभी लेटेस्ट 2024 में कि इन्होंने जो गुलामगिरी बुक लिखी थी उसमें किस चीज़ के बारे में क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है, तो कास्ट सिस्टम के बारे में। कि अगर आपसे पूछे कि ये गुलामगिरी बुक जो इन्होंने लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो मराठी लैंग्वेज में इन्होंने इसको लिखा था, और ये पहला क्रिटिसिज्म माना जा सकता है कास्ट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे आप दयानंद सरस्वती, अगर आपसे पूछे इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। इनका एक स्लोगन था गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। इनका मानना था वेदास आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड आई थिंक क्वेश्चन था वहाँ पर, तो आप याद रखिएगा अगर वेदों की बात हो तो इन्हीं से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसान सभा किसने बनाई थी 1929 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको इस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड।
अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया का पहला गोल्फ क्लब कहाँ पर था। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीएचएसएल 2024 में। वहाँ पे पूछा था ना कि इंडिया का ओल्डेस्ट जो फुटबॉल क्लब था वो कहाँ पे था, तो वो भी कैलकाटा में ही था। अगर आपसे नाम पूछे उसका ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब का जो कि इंडिया का था, तो उसका नाम था शारदा फुटबॉल क्लब। लेकिन अभी जो हमारा ओल्डेस्ट इंडियन फुटबॉल क्लब है जो कि एग्जिस्ट करता है, ये वाला तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता बट ये ओल्डेस्ट था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एग्जिस्ट भी करता है एंड ओल्डेस्ट भी था, तो वो हो जाएगा मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे आप याद रखेंगे ये जो पहला गोल्फ क्लब था इंडिया का, उसका नाम था RCGC यानी कि रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, और इसको इस्टेब्लिश किया था 1829 में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल हैज़ अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विथ रिट ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें कि वही प्रोविजंस लिखे हैं जो कि आर्टिकल 32 में लिखे हैं। ये डील करता है रिट्स से, यानी कि रिट ज्यूरिसडिक्शन से ये डील करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 226 में सिमिलर प्रोविज़न है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है दो चीज़ें सिमिलर हो, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट्स इशू करने का, और ये जो आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट को पावर देता है रिट्स इशू करने का। आर्टिकल 32 जो है इसमें लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो और उसके लिए कोई कानून ना हो तो वो फंडामेंटल राइट्स बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से आर्टिकल 32 में ये लिखा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो इसी वजह से इसको कहा गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिशिएबल हैं यानी कि वाद योग्य हैं। CHSL 2024 में क्वेश्चन भी पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस यही है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना ये जस्टिशिएबल हैं, यानी इसके वायलेशन पे आप कोर्ट जा सकते हैं, जबकि DPSP जो है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके वायलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट किस में आता है तो ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आता है पार्ट 4 में। और इसके बारे में जो भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने पिछली वाली वीडियो जो कि मेंस का GK PYQ था, उसमें मैंने आपको इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो रिट्स होते हैं ना ये 5 तरह के होते हैं, और इस पे जो है ये कीवर्ड्स जो है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेबिस कॉर्पस का क्या मतलब होगा, मंडेमस का क्या मतलब होगा, सर्शियोरारी का क्या मतलब होगा, प्रोहिबिशन एंड क्यूवो वारंटो का क्या मतलब होता है। तो हेबिस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि अगर आपको किसी ने भी अनलॉफुली डिटेन किया है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि उसको आप प्रोड्यूस करिए कोर्ट के सामने। अगर उनको लगता है कि इनको गलत तरीके से डिटेन किया गया था तो वो उनको रिलीज कर देंगे। तो ऐसा होता है हेबिस कॉर्पस में। नेक्स्ट यहाँ पे है मंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। मंडेमस रिट तब इशू किया जाता है जब कोई भी लोअर कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल अगर अपना परफॉर्मेंस ठीक से नहीं करता है, पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करता, तब इसको इशू किया जाता है मंडेमस को। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्शियोरारी। इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। ये वाला जो रिट्स है ना, सर्शियोरारी एंड प्रोहिबिशन, इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझिएगा। सर्शियोरारी यानी कि उत्प्रेषण ये जो रिट्स है ये तब इशू किया जाता है जब कोई भी लोअर कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल उन्होंने कोई जजमेंट पास कर दिया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता या फिर उनको नहीं करना चाहिए था, तो उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए ये रिट्स इशू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है यहाँ पे टू फॉरबिड, और ये वाला रिट्स तब इशू किया जाता है जब कोई भी
अपर कोर्ट ये देखता है कि लोअर कोर्ट जो है या कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किसी केसेस की सुनवाई कर रहे हैं, तो उसको बीच में ही प्रोहिबिट यानी कि रोकने के लिए जो हमारा अपर कोर्ट है वो बोलता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। यानी कि जो सर्शियोरारी है, यहाँ पे ऑर्डर पास हो चुका होता है तो इसको क्वैश करने के लिए रिट इशू किया जाता है, लेकिन प्रोहिबिशन में जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तभी हमारा अपर कोर्ट प्रोहिबिट कर देता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। तो मेंस में क्या पता स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्यूवो वारंटो, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, हिंदी में इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ये वाला रिट तब इशू किया जाता है जब कोई भी इंडिविजुअल है उसने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है जो कि उसको होल्ड नहीं करना चाहिए था, तब यूज़ किया जाता है क्यूवो वारंटो। अगला क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि महेंद्र वर्मन वन किस डायनेस्टी के राजा थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पल्लव डायनेस्टी के ये रूलर थे या किंग थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पल्लव का मतलब संस्कृत में होता है ब्रांच यानी कि शाखा, लेकिन तमिल में पल्लव का मतलब होता है एरो। अब यहाँ से याद रखना है आपको कि पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर अगर पूछे तो सिंह विष्णु को माना जाता है पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर। अगर आपसे कहे कि इनकी कैपिटल कहाँ थी तो कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पर हुएनसांग ने पल्लवास की कैपिटल कांची को विजिट किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पल्लवास वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द सातवाहनास, यानी कि ये जो पल्लव डायनेस्टी है ये सामंत हुआ करते थे सातवाहन डायनेस्टी के। आप ये भी याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर किसको माना जाता है तो सिमुक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश जो होता है इसको कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ता है इंडिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पे जो नियंत्रित करने वाली बॉडी है इन सब चीज़ों को या फिर किसी भी चीज़ों को वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है यानी कि ढीला है। कंज्यूमर बेस तो बहुत ज़्यादा है तो लैक ऑफ कंज्यूमर बेस हो ही नहीं सकता, एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट यहाँ पे है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, तो ऐसा नहीं है ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अपना स्किल्ड लेबर खोज ही लेते हैं और वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्किल्ड लेबर भी ज़्यादा है, अनस्किल्ड भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला रीज़न सही नहीं है। ये 2 वाला जो है ये सही है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होता है यहाँ पे वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ऑफ जुलाई 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एज ऑफ जुलाई 2023, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, लट्ठमार होली इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। अब ये क्वेश्चन जीडी वगैरह में भी पूछा गया था। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि लट्ठमार होली किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि बटेश्वर फेयर अगर आपसे पूछता है तो ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फोक डांसेस हैं, कजरी, चारकुला, ख्याल, शोरा एंड थुमरी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चारकुला वाला एग्जाम में पूछा है, शोरा पूछा है, थुमरी, मतलब ये सब पूछा है तभी मैंने इसको यहाँ पे लिया है। यहाँ से आप याद रखेंगे कथक जो क्लासिकल डांस है वो यूपी का ही है, इसको हम कहते हैं डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अभी जब हम लोग पिछले वीडियो में सोल्यूशन कर रहे थे टीयर 2 के जीके पीवाईक्यू का, वहाँ पे मैंने आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई थी और वहाँ पे मैंने एक लाइन बोला था जब कंडीशन वाला आर्टिकल आया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, अगर वो हैं तो उनको वो मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दूसरा वाला, ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये तो सही है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते तो ये वाला तो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि द अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म, तो ये बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रपति हैं इनका अलाउंसेस यानी कि भत्ता या फिर इनकी सैलरी वगैरह उनके टर्म के टाइम पे जब उनका कार्यकाल चल रहा हो तो उसको कम नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट यहाँ पे ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा गलत। यहाँ पे लिखा है ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी कि जो राष्ट्रपति बने हैं वो राष्ट्रपति भवन तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक उन्होंने रेंट का पेमेंट ना किया हो। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एकदम सीधा सीधा गलत है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन एमंग द फॉलोइंग हैज़ हिज नेम इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। तो टाइम मैगजीन की लिस्ट निकली थी 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग थे 2021 के, उसमें किस इंडियन का नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे नीरज चोपड़ा और इनमें, लेकिन ये वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज डन बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू नेट कल्टिवेटेड एरिया देन द मेजर इज टर्म्ड एज। यहाँ पे कह रहे हैं जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का कैलकुलेशन नेट कल्टिवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार से सबसे ज़्यादा है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन अगर बात की जाए फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टीवेबल लैंड या फिर एरेबल लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं। तो कल्टीवेटेड एरिया पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द अवार्ड इन द ईयर 1994। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसका हिंट मिला था MTS 2023 में, वहाँ पे ना ये क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सा अवार्ड जीता था 1994 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इनको 1994 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस एल्बम के लिए मिला था तो एल्बम का नाम था ए मीटिंग बाय द रिवर, और यही एल्बम जो है पूछा गया था कि किसने कंपोज किया था, तो विश्व मोहन भट्ट ने इसको कंपोज किया था, लेकिन किसी के साथ मिलकर। कौन थे वो? RY कोडर, ऐसा नाम लिखा हुआ था। और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2023 में, तो इनको इसी एल्बम के लिए मिला था ग्रैमी 1994 में। अगला क्वेश्चन है विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्लेट्यू है जो कि ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और ये जो है काफ़ी अच्छा होता है फार्मिंग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डक्कन लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू जो होते हैं वही ब्लैक होते हैं क्योंकि वॉल्केनो से जो भी निकलता है लावा वगैरह वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप का ही होता है। तो आप गेस करके भी आंसर मार्क कर सकते थे। जो भी लार्ज एंड टेबल टॉप लैंड होता है ना उसी को हम कहते हैं प्लेट्यू। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि तिब्बत प्लेट्यू जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड और उसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रखेंगे ना, ये एग्ज़ाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, CGL का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो फेमस क्यों है, तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, आयरन, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग गलत मैच किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो भी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम्पल गलत है। इसका मतलब ये होता है जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है सेल। बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद जो है हम बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे इन्होंने कहा है
कि ये जो यूप्लेक्टिला है इसमें टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनमें जो है ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। आपका काम है कि आप यहाँ से याद रखें कि जेलीफिश जो है वो सेल एंड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि इनमें सेल और टिश्यू लेवल तक का ही ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम में होता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक है ना, इसका मतलब ही होता है सेल्यूलर, तो इनका सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो स्कायन है या साइकन जो भी आप कहिए, इनका भी जो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो भी सेल्यूलर लेवल का ही है, यानी कि बस सेल ही पाया जाता है इनकी बॉडी में। अभी तो ये पहले शिफ्ट का सोल्यूशन है, अभी बहुत सारे शिफ्ट बाकी हैं। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया होगा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम का, तो उसको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ जुलाई 2023। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 MK स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। यहाँ पे कहने कौन सा स्टेट बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो 1972 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको आप याद रखेंगे कि कहाँ पर लॉन्च किया गया था पहली बार, तो इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछे कि किस गवर्नमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तभी इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज लोकेटेड इन। यहाँ पे आपसे BCCI का हेड क्वार्टर पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुंबई में लोकेटेड है। और ये कब बना था BCCI, ये क्वेश्चन पूछा था CHSL 2024 में। यहाँ से आप याद रखिएगा कि 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई भी कंपाउंड 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे बोले कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, यानी कि ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, और एक एलिमेंट का रिडक्शन हो, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन हट जाए, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि अगर हम बात करते हैं लेड ऑक्साइड की यानी PbO की, अगर इसका रिएक्शन हम H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है Pb यानी कि लेड मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ मिलेगा H2O। तो यहाँ पे H2 के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आके इसके साथ में जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे H जो है इसका हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे ये जो Pb है यानी लेड है, इसके साथ में ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि हट गया। इसका मतलब कि यहाँ पे लेड जो है इसका हो गया रिडक्शन। यही होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा है कि कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, अगर इसका डीकम्पोजिशन होगा तो CaO प्लस CO2 बनेगा। तो ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये जो CaO है ना, इसको कहा जाता है क्विक लाइम, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द मोनेशियस। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोनेशियस को कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A ए फ्लावर विथ बोथ एंड्रेशियम एंड गाइनोशियम।
और ये जो लिखा है ना मोनाशियस, इसका मतलब ये होता है जहाँ पे मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का एक ही प्लांट में हो, उसको कहते हैं मोनाशियस। तो यहाँ पे फ्लावर का जो बोथ पार्ट है इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये दोनों अगर एक ही प्लांट में हैं उसको हम कहते हैं मोनासियस। Question number 24 dash is an industry, association and self-regulatory organization whose primary objective is to work towards the robust development of the microfinance sector। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि प्राइमरी एम ये होता है कि वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क जो होते हैं इनके बारे में पूछा है। अगर आपसे पूछे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इनसे रिलेटेड कमेटी कौन सी है, तो इनसे रिलेटेड कमेटी है मालेगाम कमेटी, जो कि 2010 में बनी थी और इसको बनाया था आरबीआई ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर लिया है उसमें डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक इज गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार जूनागढ़ विच वॉज कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द शक रूलर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सुदर्शन लेक के बारे में जो डिटेल्स हैं उसको दिया गया है रॉक इंस्क्रिप्शन में, जो कि गिरनार यानी कि जूनागढ़ में है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको किस शक रूलर की अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कंपोज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रुद्रदामन 1। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है 25 क्वेश्चंस के साथ 9 सितंबर के शिफ्ट 1 का सल्यूशन। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी होगी ना तो आपको ना रिटेन करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्लास देखने से पहले ये वाला ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।